और सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है? तो सेशन को शुरू करते हैं। नितेश हमारे साथ है, मयूरी कौशिक हमारे साथ है, मनीष, धर्मेंद्र कुमार, सभी का स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है आज के सेशन में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन माय डियर फ्रेंड्स। मयूरी सिंह सब क्लियर है, वेरी गुड। सो लेट अस स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिना किसी देर के हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, बहक जाती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का दो तरीका है। एक तो हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का कि साइन आई अपॉन साइन आर कर लो, और दूसरा है सी बटा वी कर लो। किसी पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लिया यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर निकालना है तो हवा में प्रकाश की चाल बटा वाटर में प्रकाश की चाल। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है पानी का 1.33 दे रखा है अपवर्तनांक पानी का, और पूछ रहा है कि पानी में वाटर की वेलोसिटी कितनी होगी। तो अपवर्तनांक जो होता है वो होता है वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ पे माध्यम आपका कौन सा है? यहाँ पे जो आपका माध्यम है वो है पानी। अब निकाल लीजिए, पानी का तो निकालना ही है। ठीक है जी, तो यहां से VW आपका हो जाएगा, VW हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या कैलकुलेट करके आप लोग देखो कितना आ रहा है। बी आ रहा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हवा में ही चाल होती है, तो बी कैसे होगा सपना बताइए। अंकित साहब शुक्रिया आपका। कितना आ रहा है? तो कोई भी दिया रहेगा इसमें से दो क्वांटिटी दी रहेगी, तीसरे के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपसे मैं बात करूं कि भाई जब प्रकाश की किरण जो है वो रेयरर से डेंसर में जाती है, मतलब विरल से सघन में जाती है ना। जैसे मान लिया एयर क्या है? विरल है, और ये दूसरा माध्यम आपका ग्लास है, कांच है ना, कांच है। तो वायु से अगर कांच में जा रहा है प्रकाश की किरण तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, इसको याद रखना। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर भागेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही विरल से सघन में जाएगी, है ना, विरल से सघन में जाएगी, इसकी प्रकाश की जो चाल है वो घटेगी। जैसे हवा में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना, तो कांच में आते ही हो जाएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो घटेगी तो कम दूरी तय करेगी ना। इस रास्ते पे तो अब चल नहीं पाएगी क्योंकि इसकी स्पीड में कमी आ गई है, तो ये कम दूरी तय करेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर में प्रवेश करती है तो भाई वो किधर मुड़ेगी? तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, नहीं जी, कल ऑफलाइन थी, हॉलीडे नहीं थी नितेश साहब, कल मेरी छुट्टी नहीं थी, आपके बैच में क्लास नहीं थी, ऑफलाइन क्लास लगी हुई थी, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हुई, अदरवाइज कल भी होती है कि नहीं। चलिए, और इसमें कौन बड़ा होगा? आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा, है कि नहीं? आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा, आर छोटा होगा। इसका उल्टा चलो देखते हैं, कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, ये सघन माध्यम है यानी कांच है, और चली जा रही है किधर? हवा में, तो यहां पे प्रकाश की चाल कम है, और जैसे ही एयर में निकलेगी प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, तो ज्यादा दूरी तय करेगी, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, मतलब कांच में, जैसे यहां पे कांच से हवा में जा रही है, तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी, है ना। जैसे ये मान लिया कि सघन माध्यम है कांच, और सघन से विरल में जा रही है प्रकाश की किरण, तो अगर माध्यम सेम होता तो लाइट ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन जैसे ही सघन से विरल में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी इसकी चाल बढ़ जाएगी, सो ये अब ज्यादा दूरी तय करेगी, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। इस केस में आई जो है वो छोटा होगा, आर जो है वो बड़ा होगा, है ना। ये देखिए ना, ये आई होगा, ये आपतित किरण होगी ना, और ये लंब है, अभिलंब है, तो ये हो गया आई, ये हो गया आपका आर। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, लंबवत आपतित होती है, तो वो सीधी निकल जाती है, तो सीधी निकल जाती है। तो तीन केसेस आपको याद रखना है कि व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन अ लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम it bends away from the normal, and when a light ray incident normally on a glass slab it will go straight, है ना, ये सीधे निकल जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी तो निकल जाती है सीधी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखना है। मुखर्जी नगर और नजफगढ़, दो जगह ऑफलाइन क्लासेस चलती है। ठीक है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन के जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण जो घटनाएं होती हैं उसको आपको याद रखनी है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, नॉट परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटनाएं होती हैं उसको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे अगर कोई
ग्लास है और उसमें आप पानी लीजिए, ऐसे पानी लीजिए, और इसमें कोई छड़ी या पेंसिल को आप डुबा दें, तो ये छड़ी जो है वो टेढ़ी प्रतीत होती है, छोटी और टेढ़ी प्रतीत होती है। किसके कारण? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, है ना। तो द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ या पेंसिल या कोई लकड़ी टेढ़ी और छोटी प्रतीत होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो हेडिंग हमारा क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। कोई भी पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी वस्तु पानी के अंदर रखी हुई है, तो वो थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण? किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो द्रव में डूबी हुई वस्तु थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जैसे ये कांच का ग्लास है, उसमें सिक्का डाल दो तो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। मछली, पानी के अंदर जो मछली है अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पे दिखाई देती है। स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो पानी के अंदर कोई भी वस्तु जो है ना वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, अपीयर्स टू बी रेज्ड, थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है रिफ्रैक्शन के कारण, है ना। जैसे कोई स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरी प्रतीत होती है ना। पानी के अंदर सिक्का है तो वो उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी के भीतर मछली है तो अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पे दिखाई देती है। कोई प्रिंटेड मैटर है, जैसे अखबार है, आपका किताब है, उसके ऊपर कांच का टुकड़ा रख देने से जो लेटर्स है वो थोड़े उठे हुए प्रतीत होते हैं और बड़े प्रतीत होते हैं रिफ्रैक्शन के कारण। तो व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। किसी पुस्तक पर कांच की पट्टी रख देने पर अक्षर का उठा हुआ जो प्रतीत होता है, अक्षर थोड़ा सा उठा हुआ और बड़ा सा प्रतीत होता है, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो ये सब आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उसको हमने एग्जाम्पल बना दिया है ना। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, उस पर भी आते हैं नितेश, बिल्कुल उसी से आएगी। तारों का जो टिमटिमाना होता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लेकिन किस तरह का रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसको अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया, 4 घटनाएं देख ली आपने कि पानी के अंदर रखी हुई छड़ी या पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, पानी के अंदर कोई भी वस्तु रखी हुई वो थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, जैसे स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, किताब के ऊपर या कोई भी प्रिंटेड मैटर है उसके ऊपर कांच की पट्टी रख देने से जो लेटर है वो उठे हुए प्रतीत होते हैं। ये सब किसके कारण है? रिफ्रैक्शन के कारण। पानी में रखा हुआ नींबू बड़ा प्रतीत होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। पानी में रखा हुआ नींबू बड़ा प्रतीत होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। पानी के अंदर रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। पानी के अंदर जो मछली है वो अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरी प्रतीत होती है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो ये सब एग्जाम्पल पूछे ही जाते हैं, सुपर डुपर हिट एग्जाम्पल्स हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल अभी तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना, उसको हमने मतलब एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे रख दिया। ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना। चंदर शर्मा कह रहे हैं कि आज पहली लाइव क्लास है आपकी। लाइव तो हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, थोड़ा फास्ट नोट करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। बाकी ये तो अपलोड कर ही दिया जाता है, इससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सच्चिदानंद, वही कारण है ना। लेट हो गए यश साहब, ठीक है नितेश, नोट कर लीजिए। तो ये सब याद कर लेना है आपको। जैसे देखिएगा कि पानी के अंदर रखा हुआ नींबू का एक्चुअल साइज ऐसा है, पानी के अंदर डालोगे तो बड़ा प्रतीत होगा। ये जो छड़ी है वो टेढ़ी महसूस होगी। पानी में मछली है तो मछली यहाँ पे है लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। कोई स्विमिंग पूल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पे प्रतीत होगा, कम गहरा प्रतीत होगा, है ना, कम गहरा प्रतीत होगा। ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब देखिए, एक होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दूसरी जो घटना है वो कहलाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से बहक जाती है, भटक जाती है, विचलित हो जाती है ना। इसको अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश की कोई किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, बहक जाती है, और इस भटकने को अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर रिफ्रैक्शन वायुमंडल के द्वारा हो रहा है, अगर रिफ्रैक्शन वायुमंडल के द्वारा हो रहा है तो उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप कहेगा सर वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन होगा ही क्यों? क्यों होगा अपवर्तन? अपवर्तन का मतलब तो ये होता है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, बहक जाती है। ये वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन क्यों होगा? पहले इसको समझते हैं, फिर इस स्लाइड पे हम वापस आएंगे। वायुमंडल का मतलब क्या हुआ? वायुमंडल का मतलब हुआ पृथ्वी के ऊपर जो हवा की परतें हैं, पृथ्वी के ऊपर जो हवा की परतें हैं उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी के ऊपर जो हवा की परतें हैं उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। द लेयर ऑफ एयर अबव अर्थ, पृथ्वी के ऊपर जो हवा की परतें हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते जाएं तो बताइए कि हवा का, वायुमंडल का जो घनत्व है, हवा का जो घनत्व है वो घटेगा कि बढ़ेगा? बताइए। ये मान लिया पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर हवा की जो परतें हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। यह है आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, ठीक है जी, यह है आपका वायुमंडल। तो पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाएं तो ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? तो आप कहेगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडल की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो घटती चली जाती है, घटती चली जाती है।
इसीलिए तो हायर एल्टीट्यूड पे, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, क्योंकि एयर की डेंसिटी घटेगी तो ऑक्सीजन की डेंसिटी घटेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो जो लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं वो अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, तो घनत्व जो है वो घटता है। मतलब वायुमंडल की जो ऊपर की परतें हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम की भांति बर्ताव करती हैं, और जो निचली परतें हैं वो सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम की तरह बर्ताव करती हैं। तो वायुमंडल की जो ऊपरी परतें हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो रेयरर विरल माध्यम की भांति बर्ताव करती हैं, और जो निचली परतें हैं वायुमंडल की, वो सघन माध्यम की भांति बर्ताव करती है। अब मान लिया कि प्रकाश आ रहा है, चाहे वो किसी तारे से आ रहा हो, चाहे किसी प्लेनेट से आ रहा हो, कहीं से प्रकाश आ रहा हो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो मुड़ जाएगी, रेयरर से डेंसर में तो मुड़ेगी। इसी मुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? वायुमंडल के कारण हो रहा है। देन दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी चीज को हमने यहां पे लिखने की कोशिश की है। देखो क्या लिखा है कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद हाइट। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों की जो डेंसिटी होती है, जो प्रकाशिक घनत्व होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, और ये जो घनत्व होता है वो डिक्रीज होता है हाइट से। व्हेन द लाइट रे पास थ्रू एटमॉस्फेयर्स हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सिंपल, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया कि हमारे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती हैं। जो ऊपर की परत होती है वो विरल माध्यम की तरह कार्य करती हैं, जबकि नीचे की परतें सघन माध्यम की भांति कार्य करती है। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती है तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है, इतना झोल झाल में नहीं जाना है कि व्हेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय एटमॉस्फेयर देन दिस इज नोन एज व्हाट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर परावर्तन की घटना वायुमंडल के द्वारा हो रही है तो इसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन से जो संबंधित घटना है उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित घटनाएं आपसे पूछी जाएंगी। जैसे तारे का टिमटिमाना, उसकी वजह क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। तारे टिमटिमाते हैं किसकी वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखने लगता है, सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखने लगता है, उसकी वजह क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इससे संबंधित घटनाओं को जरा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित घटनाएं क्या हो गया? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना। तो अगर क्वेश्चन होता है कि तारे टिमटिमाते हैं रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, है ना, नन ऑफ दिस, तो उत्तर क्या होगा? रिफ्रैक्शन के कारण। लेकिन अगर मैं ऑप्शन दे दूं कि तारे टिमटिमाते हैं रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर ऑप्शन में अपवर्तन और वायुमंडलीय अपवर्तन दोनों है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन को। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं है तो अपवर्तन को देंगे। बात आ रही है समझ में? हैंड रिटन नोट्स नहीं, इसी से पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा आपका बी। तो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पे प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं है तो सीधा क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा, बस सीधा क्या हो जाएगा? अपवर्तन। उसी तरह से एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता रहता है, इसको बोलते हैं, देखो, सूर्योदय से 2 मिनट पहले सन दिखने लगता है, इसको क्या बोलते हैं? एडवांस सनसेट। और सूर्यास्त यानी सूरज डूबने के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? डिलेड सनसेट। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता रहता है, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि कितने मिनट बढ़ गई, दिन की अवधि कितने मिनट बढ़ गई? क्लियर? तो मैं अगर पूछूं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि कितने मिनट बढ़ गई, तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखने लगा, अभी सूरज निकला नहीं, उससे 2 मिनट पहले सूर्य दिखने लगा, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूरज डूब चुका है और उसके 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखता रह रहा है ना। तो 4 मिनट दिन की अवधि क्या हो गई? बढ़ गई, किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण।
तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्योदय से कितने मिनट पहले सूर्य दिखने लगता है, तो 2 मिनट पहले। सूर्यास्त के कितने मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता रहता है, 2 मिनट बाद तक। तो दिन की अवधि 2 + 2 4 मिनट क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है एवं सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई देता रहता है। तो दिन की ड्यूरेशन 4 मिनट क्या हो गई है, 2 + 2 4 मिनट बढ़ गई है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि बढ़ जाती है कितना, 2 + 2 = 4 मिनट, 4 मिनट बढ़ गई। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या अगर पृथ्वी से वायुमंडल गायब हो जाए तो दिन की अवधि कितने मिनट घट जाएगी। पृथ्वी से वायुमंडल यदि गायब हो जाए तो दिन की अवधि कितने मिनट घट जाएगी। तो अगेन उत्तर क्या हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। देखो, इफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ डिसअपियर्स सडनली, अचानक गायब हो जाए तो दिन की अवधि कितने मिनट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ गई है, तो वायुमंडल अगर गायब हो जाएगा तो 4 मिनट घट जाएगी। तो अगेन उत्तर हो गया 4 मिनट। क्लास नोट्स डेली डाल दिए जाते हैं वंदना, सभी डले हुए हैं, नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से सवाल होंगे, याद कर लेना है इन चीजों को। अब आते हैं हम लोग एक और घटना पे, जिसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, पहले इसको समझ लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण को सी से डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये कांच का स्लैब है, यह है ग्लास, कांच, और यह है एयर, वायु। जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो किधर भागती है, सघन से विरल में जाती है तो नॉर्मल की तरफ भागती है या नॉर्मल से दूर भागती है। तो ये प्रकाश की किरण जा रही है सघन से विरल में, है ना। तो अगर ये कांच का टुकड़ा, मतलब सिर्फ कांच में रहता प्रकाश की किरण तो सीधे चलती, लेकिन एयर में जा रही है तो अब क्या होगी, ये नॉर्मल से ऐसे दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये होगा आपका आई और ये होगा आपका आर। आने वाली किरण क्या होती है, आपतित किरण। जो मुड़ गई वो होती है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आई होता है, और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर होता है। तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी, ऐसे भागेगी। अगर हम आई के मान को बढ़ाते जाएं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं और आई के मान को, तो ये अपवर्तित किरण और बढ़ती जाएगी, ऐसे और दूर भागती जाएगी। तो आई की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है। इसको हम बढ़ाते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है अपवर्तित किरण ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अभिलंब से मुड़ जाएगी, मतलब ग्लास सरफेस को ग्रेज करती हुई निकल जाएगी, है ना। कांच की पट्टी को इस तरह से चूमती हुई ऐसे निकल जाएगी, है ना। तो ये हुआ आई और ये हुआ आर। आर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो अपवर्तन कोण हो 90 डिग्री हो जाए वही कहलाता है क्रांतिक कोण, है कि नहीं। जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए, ये अपवर्तित किरण बढ़ती जाएगी, झुकती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि किसी खास अपवर्तन कोण के आपतन कोण के मान पे अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण की वैल्यू को सी कहते हैं। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, आपतन कोण के उस मान को हम क्या बोलते हैं, सी कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब हमने अगर क्या किया, आपतन कोण के मान को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये प्रकाश की किरण अब इसी में लौट जाएगी, इसी माध्यम में लौट जाएगी, है ना। यहां पे आपतन कोण का मान क्या है, सी से ज्यादा हो गया है। जैसे ही इसकी वैल्यू हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, आपतन कोण का मान और बढ़ेगा, तो ये लाइट उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को हम कहते हैं TIR। क्या कहते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ आकांक्षा बोलिए, कुछ दिक्कत है क्या, क्या बोलेंगे, TIR कहेंगे, क्या प्रॉब्लम है बताइए आकांक्षा, कोई दिक्कत। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर हमने आपतन कोण की वैल्यू और थोड़ी सी बढ़ाई तो ये प्रकाश की किरण अब इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हम एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट को डालेंगे तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जानी है उसको। इस घटना को TIR का नाम देते हैं। जैसे एक बार फिर से देखिए, मैं मान लिया कि ये कोई कांच का टुकड़ा है, दूसरी तरह से समझिए इसको, ये इस पे नॉर्मल है और ये प्रकाश की किरण जा रही है सघन से विरल में। तो सघन से विरल में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागेगी। ये हुआ आई और ये हुआ आर। ये आपतन कोण की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, और बढ़ाइएगा, एक समय ऐसा आएगा कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए ये कहलाता है सी, क्रांतिक कोण। अब हमने आपतन कोण के मान को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये प्रकाश की किरण अब इसी माध्यम में लौट जाएगी। इसको बोलते हैं TIR। क्या बोलते हैं, TIR। तो सबसे पहले देख लीजिए, डेफिनेशन को देख लीजिए। क्रांतिक कोण क्या बोल रहा है, क्रांतिक कोण क्या बोल रहा है कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए।
आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। यह है क्रांतिक कोण। अब हमने आपतन कोण के मान को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं? टीआईआर कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उस कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वो उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को टीआईआर कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, है ना। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया ये बताइए। ठीक है, जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, कल्पना कह रही है कि सर फिर से एक बार बता दीजिए। देखिए, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाइए, ये अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये प्रकाश की किरण ऐसे कांच की सतह को चूमती हुई निकल जाएगी, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब हमने आपतन कोण के मान को जरा सा भी बढ़ाया तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को टीआईआर बोलते हैं। टोटल कितनी क्लास होगी? आप जितनी क्लास में बोलिएगा उतनी क्लास में उसको खत्म कर देंगे। क्लास होने को तो 40-50 भी हो सकती है, 10 में भी खत्म हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो शर्तें हो गई। क्या शर्त हो गई? पहली शर्त कि प्रकाश को सघन से विरल में जाना चाहिए, तभी टीआईआर होगा। दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये टीआईआर के लिए दो शर्तें हो गई जिसको आपको याद रखना है। वैसे उम्मीद नहीं करता हूं कि ये शर्तें आपके एग्जाम में पूछेगा, फिर भी याद रख लेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त के प्रकाश को डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरी शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण पे तो सीधे निकल जाएगी, ग्लास की सतह को चूमती हुई निकल जाएगी। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अब थोड़ा सा अधिक होगा, आई की वैल्यू सी से बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सी का मान और बढ़ा दीजिएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो दो याद रख लीजिएगा कि प्रकाश को सघन से विरल की ओर जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इससे संबंधित घटनाएं दरअसल आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा जो है वो तराशे जाने से पहले एक पत्थर होता है, उसको कारीगर इस तरह से एंगल देके तराशते हैं कि उसमें एक बार लाइट गई तो वापस नहीं निकलती, उसके अंदर ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से हीरा चमकता है। तो जिस तरह हीरा तराशे जाने से पहले एक पत्थर होता है, उसको वो कारीगर होते हैं जो तराश कर हीरा बनाते हैं। ठीक उसी तरह से एक शिक्षक की भूमिका होती है स्टूडेंट के लाइफ में। एक अच्छा शिक्षक आपको तराश कर हीरा बना सकता है। एक शायर कहते हैं, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। तो हीरा तराशे जाने से पहले एक पत्थर से ज्यादा उसकी कुछ औकात नहीं होती है। वो कारीगर होते हैं, इस तरह से काटते हैं उसको कि लाइट जब भी पड़े तो आई ग्रेटर देन सी हो और वो उसी में घूमती रह जाए, है ना। तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि भाई टीआईआर से संबंधित घटनाएं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर एक पतला सा तंतु होता है जिसमें एक बार लाइट गया तो वापस नहीं निकलता, ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंडोस्कोपी में, लैप्रोस्कोपी में करते हैं। इंडोस्कोपी में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं कि आपके मुंह के अंदर ये ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर में एक बार लाइट गई तो उसी में घूमती रहेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता होगा। इंडोस्कोपी में क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल फाइबर को क्या करेंगे, आपके मुंह के सहारे आपके आंतों तक ले जाते हैं और इससे लाइट जाती है तो अंदर क्या होता है, अंदर का एरिया इल्यूमिनेट होता है ना, और अंदर का इमेज हम स्क्रीन पे देखते हैं। ये होती है इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी में आपके ये बक्कल कैविटी के थ्रू ये पाइप डालकर हम इंटरनल ऑर्गन की जांच करते हैं। ये बतला रहा है देखो कि अल्सर है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर दिख रहा है और ये स्टमक में अल्सर को दिखा रहा है, इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी में सिंपल याद रखना कि इंडोस्कोपी में, लैप्रोस्कोपी में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं? एक तो हमारा हो गया एंडोस्कोपी में, लैप्रोस्कोपी में, और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हम टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं, दूर संचार में करते हैं। जियो का जो नेटवर्क है वो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। उसके बाद हवा के बुलबुले का जो चमकना होता है वो टीआईआर के कारण होता है। हीरे का जो चमकना होता है वो टीआईआर के कारण होता है। मरुस्थलों में जो मृग मरीचिका बनती है या मृग तृष्णा बनता है, मृग तृष्णा जो बनती है उसका कारण होता है टीआईआर। ये मिराज जिसको हम हिंदी में मृग मरीचिका कहते हैं, ये क्या होता है?
गर्मियों के मौसम में आप दूर सड़क पर आपको दिखेगा कि पानी है, वहां पे जाइएगा तो आगे दिखेगा, वहां पे जाइएगा तो उससे आगे दिखेगा पानी जैसा, सड़क भीगी भीगी सी महसूस होगी। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, सुना है गाना, ये सड़क भीगी भीगी सी महसूस होगी। तो मरुस्थलों में क्या होता है, मरुस्थलों में क्या होता है, मरुस्थलों में क्या होगा कि आपको दूर कहीं, रेगिस्तान है ये, दूर कहीं ऐसे पानी का आभास होगा, तो उस पानी की तलाश में मृग दौड़कर वहां जाते हैं। जब वो वहां जाएंगे तो और दूर दिखाई देगा, वहां जाएंगे तो और दूर दिखाई देगा, सो पानी की तलाश में मृग भटकते रहते हैं, इसीलिए इसको मृग तृष्णा कहते हैं। गर्मी के मौसम में दूर कहीं सड़क पर आपको जो है वो दिखाई देगी, क्या आपको दिखाई देगा पानी, ये सब किसकी वजह से होता है, TIR की वजह से होता है। तो मरुस्थलों में मिराज का जो बनना होता है उसकी वजह होती है TIR, और पोलर रीजन्स में, ध्रुवीय क्षेत्रों में लूमिंग की जो घटना होती है वो भी TIR के कारण होती है। ये लूमिंग क्या होती है लूमिंग क्या होती है इसको समझिए। तो मृग मरीचिका होती है कहां पर, डेजर्ट में होती है, डेजर्ट में, मरुस्थल में होता है। और ये जो लूमिंग होती है ना, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, पोलर रीजन में, ठंडे प्रदेशों में। ठंडे प्रदेशों में क्या होगा कि यहां पे कोई शिप है मान लिया, तो ये शिप यहां पे नहीं, हवा में कहीं टंगा हुआ दिखाई देगा, ये कहलाता है लूमिंग, लूमिंग कहलाता है। और ये भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR के कारण, है ना, TIR के कारण। नीचे की जो हवा होगी बर्फ से सटी होगी, वो डेंसर होगी, घनी होगी, ऊपर की हवा रेयर मीडियम होगी, तो लाइट जाएगी, यहां से लाइट जा रही है तो ऐसे मुड़ कर जाएगी, जिसकी वजह से इसका इमेज यहां पे बनेगा। तो ये मैजिकल शिप दिखेगा, शिप हवा में टंगी हुई दिखाई देगी। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, जितना मैंने यहां पे लिखा है उतना याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कि भाई ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, TIR पे। हवा के बुलबुले चमकते हैं किसके कारण, TIR के कारण। डायमंड की चमक होती है TIR के कारण। मरुस्थलों में मृग मरीचिका बनता है TIR के कारण। लूमिंग की घटना होती है TIR के कारण। बस इतना याद रखना है। सुमन कुमारी पूछ रही डेली इसी टाइम पे होती है क्लास, बिल्कुल। टूटे हुए कांच का चमकीला दिखाई देना रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है नितेश। कांच में कहीं क्रैक आ गया, वो चमकीला दिखाई दे रहा है, वो अपवर्तन के कारण, ठीक। तो इसका निर्माण ध्रुवीय क्षेत्रों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका निर्माण मरुस्थलों में, मृग मरीचिका का जो निर्माण होता है मरुस्थलों में भी TIR के कारण होता है, ठीक है। प्रकाशिक तंतु भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण के सिद्धांत पे काम करते हैं। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग इंडोस्कोपी में किया जाता है और दूर संचार में किया जाता है, ठीक है। बस इतनी बातें याद रखनी है। अब आते हैं लेंस के द्वारा अपवर्तन, ठीक है। लेंस के द्वारा अपवर्तन, लेंस के द्वारा अपवर्तन। अगर आपने दर्पण पढ़ा है, हम लोगों ने दर्पण पढ़ा है, उसको उल्टा कर देंगे तो ये लेंस में यूज हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। दर्पण हमने पढ़ लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देंगे तो लेंस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस। याद कीजिए वहां पे क्या था, उत्तल दर्पण को अपसारी कह रहे थे, अपसारी कह रहे थे, और अवतल को अभिसारी कह रहे थे। यहां जस्ट उल्टा हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट यहां पे उल्टा चलेगा, है ना। तो बस उत्तल की जगह अवतल कर देना है, अवतल की जगह उत्तल कर देना है, कॉन्सेप्ट सारा सेम ही अप्लाई होगा। तो अगर हम बात करें कि भाई लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी। और दूसरा होता है कॉनकेव, अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्जिंग, अपसारी। क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस वो लेंस होगा जो बीच में जो है वो थिक होगा, मोटा होगा, और एजेस यानी किनारों पे पतला होगा, किनारों पे पतला होगा, किनारों पे क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा। ये पहचानने का तरीका होता है। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होगा उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, और जो बीच में पतला होगा, बीच में क्या है, थिन है, पतला है, और एजेस पे मतलब किनारों पे थिक है, मोटा है ना, किनारों पे मोटा है, उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए वहां पे कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते थे, कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलेंगे, यहां उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो होगा वो कन्वर्जिंग होगा। ये है कॉन्वेक्स, मान लिया लेंस, उत्तल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, बीच में मोटा, किनारों पे पतला। इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, इस पे जब लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को एक जगह ले आएगा, ऐसे एक टेबल पे ले आएगा। अच्छी वाली बहू याद है, सब नाराज थे, सब अपने अपने रूम में खा रहे थे। हो सकता था भविष्य में जाकर सब एक टेबल पे आ जाते, भविष्य में सुलह हो जाती, लेकिन इसके आते ही सब एक टेबल पे आ गए। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। लेकिन वहीं पर अगर कॉनकेव है, ये कैसा लेंस है बोलो, कॉनकेव, तो ये है आपका कॉनकेव अवतल लेंस, बीच में पतला, किनारों पे मोटा। इस पर अगर हम लाइट डालते हैं
तो ये लाइट को दूर दूर कर देगा। सब नाराज थे, सब अपने अपने रूम में खा रहे थे, कहानी याद है? हो सकता था भविष्य में जाकर इनमें सुलह हो जाती, मिल जाते, एक टेबल पे आ जाते, लेकिन इसके आने से, इस तरह की बहू आने से अब ये मुमकिन नहीं रहा। इसने और दूरियां फैला दी। डाइवर्जिंग रेज, अब सारी किरणें कभी भी आपस में मिलेगी नहीं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, इनके बीच के फासले बढ़ते जाएंगे। तो हम इन किरणों को पीछे ऐसे लेंगे, तो यहां पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी, मिल नहीं रही है, तो ये फोकस कहलाएगी, है ना? जहां पे मिलती महसूस होगी, ये कहलाएगी फोकस। तो सिंपल अभी ये याद रखिए कि कॉनकेव जो है वो दूर करता है, दूरी बढ़ाता है। तो ये क्या हो गया? कॉनकेव को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बोलेंगे। डाइवर्जिंग, अपसारी कहेंगे, अपसारी कहेंगे, है ना? ये नफरत फैलाने वाला है। इसलिए याद कीजिए, लेंस हमने बोला कि लेंस दो प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, क्योंकि ये मोहब्बत बांटने वाला है, मोहब्बत फैलाता है। और ये है आपका डाइवर्जिंग। कॉनकेव को हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग, क्योंकि ये नफरत बांटने वाला है, दूरियां पैदा करने वाला है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? डिवाइड कर रहा है। तो उल्टा चलेगा इसमें, है ना? अब आ जाइए, इसके कुछ टर्म्स देख लीजिए जैसा कि उसमें था। तो अवतल लेंस, कॉन्वेक्स, इसको रहने दीजिए, डिस्कस हो चुका है। ऑप्टिकल सेंटर, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित कुछ टर्म्स। सबसे पहले वहां पे क्या था? वहां पे था ध्रुव। दर्पण का जो केंद्र था उसको क्या बोल रहे थे? पोल कह रहे थे, ध्रुव कह रहे थे। ध्रुव की जगह यहां पे आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। कोई भी लेंस है उसका जो सेंटर है ना, वो कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ये देखिए, ये कहलाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। पोल था वहां पे, मिरर में पोल था, मिरर का जो सेंटर पॉइंट था वो कहला रहा था पोल यानी ध्रुव। लेंस का जो सेंटर पॉइंट है वो कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, जनरली इसको ओ से डिनोट करेंगे। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है इसको प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। आ जाइए मुख्य अक्ष। कोई भी लेंस है ये आपका, ये मान लिया कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ना? और ये कॉनकेव है यानी अवतल है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक बिंदु है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली ये जो क्षैतिज रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। वहां क्या था? ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा, यहां पे क्या हो जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। बस नाम चेंज हो गया दो। वहां पे ध्रुव था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। वहां था ध्रुव से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आ जाइए फोकस पे। सीधा हम चलेंगे प्रिंसिपल फोकस पे। प्रिंसिपल फोकस को हम एफ से डिनोट करेंगे, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, जैसे वहां पे डिनोट कर रहे थे। देखिए, ये मान लिया कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये एक जगह ले आएगा। जैसे घर में झगड़ा था, सब अपने अपने रूम में खा रहे थे, लेकिन ये बहू आई तो सबको एक टेबल पे ले आई। उस टेबल का नाम क्या है? मुख्य फोकस। लेकिन अगर ऐसी वाली बहू आ गई है, तो देखिए झगड़ा तो था, हो सकता था कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिल जाते। प्रकाश की समानांतर किरणें अनंत पे जाके मिलती हैं, हो सकता है ये अनंत पे जाके मिल जाती, एक लंबे समय के बाद इनमें सुलह हो जाती, ये एक टेबल पे आ जाते। लेकिन इसके आने से अब ये मुमकिन नहीं रहा। इसने और क्या किया? ऐसी ऐसी बातें की कि और दूर हो गए। अब जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, इनके बीच की दूरी, नफरतें बढ़ती जाएंगी। तो डाइवर्जिंग रेज कभी भी आपस में मिलती नहीं है, अब सारी किरणें कभी भी आपस में मिलती नहीं है, तो हम इसको पीछे लेते हैं। तो ये जहां पे मिलती हुई प्रतीत होगी वो कहलाएगी मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस को जैसे वहां डिफाइन कर रहे थे, यहां पे डिफाइन करेंगे कि लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जहां पर सच में मिलती हैं या मिलती हुई महसूस होती हैं, प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। सच में मिलेगी किस केस में? उत्तल के केस में। मिलती हुई प्रतीत होंगी अवतल के केस में, है कि नहीं? इसका मतलब उत्तल का जो प्रकाशिक केंद्र होगा, ये देखिए, सॉरी फोकस, ये उत्तल है, कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है, समझ में आ रहा होगा? इस पर प्रकाश की किरण जब जाएगी तो एक बिंदु पे जाके सच में मिल जाएगी, इसको बोलेंगे फोकस। तो इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा? रियल फोकस होगा। सच में प्रकाश की किरणें मिल रही है यहां पे आकर, वास्तविक फोकस होगा। ठीक है? लेकिन वहीं पर अवतल की जहां तक बात है, अवतल की जहां तक बात है, तो ये प्रकाशिक केंद्र, ये मुख्य अक्ष, और ये लाइट जा रही है, दूर हो गई। अब ये मिल नहीं सकती कभी भी, बस मिलने की कल्पना मात्र कर सकती है कि काश हम एक टेबल पे आ जाते। वो पीछे सोचेगा कि हम लोग भाई पीछे कभी एक टेबल पे खाते थे। इसके आने से अब ये मुमकिन रहा नहीं, तो ये सोच सकते हैं। तो ये डाइवर्जिंग रेज आपस में कभी मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे ले जाने पर ये जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है उसको फोकस कहते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका कॉनकेव यानी अवतल हो गया। अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा फोकस होता है? वर्चुअल फोकस होता है। वर्चुअल फोकस, काल्पनिक फोकस। प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो मुख्य फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मुख्य फोकस को हम डिफाइन करते हैं कि लेंस
से अपवर्तन के बाद, सिंपल हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये मान लिया कि ये लेंस है कैसा, कॉनकेव के कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ये हुआ फोकस, ये हुआ प्रकाशिक केंद्र, ये हुआ अवतल, ये हुआ प्रकाशिक केंद्र, ये लाइट गई ऐसे, ये लाइट गई ऐसे, यहां पे कहीं पे फोकस होगा। तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। इसका फोकल लेंथ देखो पॉजिटिव होगा और इसका फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा, है कि नहीं? कॉन्वेक्स का कैसा? कॉन्वेक्स मतलब उत्तल का हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव का, अवतल का हमेशा नेगेटिव। तो लेंस में और मिरर में यही एक चीज क्या होती है, सेम होती है, बाकी सब डिफर करता है। चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, लेंस हो या दर्पण हो, अगर कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव होगा फोकस दूरी, कॉनकेव है तो निगेटिव होगा। सिर्फ फोकल लेंथ सेम रहता है, बाकी सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप, क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो ये वाली दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। अब देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से दाहिने तरफ जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, बाएं तरफ जो दूरी होती है वो निगेटिव होती है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने मिरर में पढ़ा था कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक उसको यहां पे उल्टा कर देंगे तो इसमें आकर मैच कर जाएगा। दो दो बार याद करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहीं पर रहने देते हैं। हाँ बिल्कुल नीतीश, कन्वेक्स लेंस इकट्ठा करती है इसलिए कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कॉनकेव बांट देती है, दूर दूर कर देती है। ठीक है, चलिए।